हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस का सीयूटी 2025 का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेके कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा, जो एनटीए ने डॉक्यूमेंट रिलीज करा उसके अकॉर्डिंग समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट मैं डिटेल्ड एनालाइज करने जा रहा हूं कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को सीयूटी 2025 के लिए पढ़ने और जिन पे हमारा फोकस रहना चाहिए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का आप थंबनेल देख सकते हैं, सीयूटी 2025 इकोनॉमिक्स डोमेन की अगर बात करें तो टॉपिक वाइज डिटेल्ड सिलेबस में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किसी को पढ़नी है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या पढ़नी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे पहले थी आज भी वहीं पे इंटैक्ट बनी हुई है। कुछ टॉपिक एडिशनल है, वो सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पहली यूनिट पे आ जाते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब जब इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो डेफिनेशन वगैरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका कंपैरिजन मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसकी इंपॉर्टेंस भी कर लो और उसकी एप्लीकेशंस कर लो माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको करना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर सीधा हम आ जाएंगे किसके ऊपर? हम आ जाएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तीनों की तीनों आपको पढ़नी है, बिल्कुल इंटैक्ट बनी हुई है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्केर्सिटी भी आपको पढ़ना है। ध्यान रखना क्या पढ़ना है आपको? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी पूरी की पूरी पढ़नी है, सिलेबस के अंदर इंटैक्ट बनी हुई है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का आता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व। वो आपको बेटा पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मीनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपीसी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी जो मैंने आपको बोला आपको पढ़ना है, और चॉइस भी आपको पढ़नी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको यहां पे भी पढ़नी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट का चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर में, वहां पे भी पढ़नी है। ये टॉपिक दो जगह है ना। और पीपीसी के अंदर शिफ्ट्स और रोटेशंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, शिफ्ट्स और रोटेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ग्रोथ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों के थ्रू पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। उसके बाद आता है डिमांड। अब डिमांड जैसे ही आ जाता है हमारा, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। सब बच्चों को पता है ये बात, है ना। जैसा कि मैंने बैचेस के अंदर भी बताया है, ठीक है, बैचेस के अंदर हमारा कंज्यूमर बिहेवियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पेड बैच के अंदर, है ना। तो अगर बात करी जाए कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पहला टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक, और थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर डिमांड की डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड दोनों करनी है, मीनिंग और उनके बीच का डिफरेंस करना है। ठीक है, और चाहे तो डेरिवेशन कर लेना मार्केट डिमांड की फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्यों? बिकॉज मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप डिराइव भी कर लेना। समझ में आ गई बात? ठीक, उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, सारे करने हैं आपको। वो फैक्टर जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और वो फैक्टर जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ते हुए जाने हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद डिमांड का स्केड्यूल, ठीक है, और डिमांड कर्व, या आप लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ ही लेते हो। जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो तो डिमांड स्केड्यूल और डिमांड, ठीक है, डिमांड कर्व दोनों चीजें पढ़ते हो। ठीक है, तो दोनों का बनाना, इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का, दोनों का कर्व बनाना। ठीक है, और ये भी बताना कि डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये भी क्वेश्चन है, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके 5 रीजंस मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, वो आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, और डिमांड कर्व की अजम्पशंस भी करनी है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस, कहने का मतलब ये है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं, और डिमांड के अंदर 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों आपको पढ़ने, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो जिसको हम मूवमेंट भी बोलते हैं और शिफ्ट भी बोलते हैं, है ना। तो आपको पढ़ना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व, दोनों पढ़ने हैं। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, है ना। एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों। ठीक, तो ये था हमारा डिमांड। उसके बाद आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। और जब बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ना क्रॉस प्राइस है, ना ही इनकम है। 3 टाइप की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस और इनकम। सिर्फ आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है। ठीक है, उसका मीनिंग पढ़ो, इंपॉर्टेंस पढ़ लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब आता है
डिग्रीज या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, पांचों की पांचों पढ़नी है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी, ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों पढ़नी है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो पांच हो गई, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, हाईली इलास्टिक और लेस इलास्टिक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई करना ना भूले, ठीक है सर। मेथड्स, वो मेथड्स जिसके थ्रू हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जब इलास्टिसिटी कैलकुलेशन की बात आती है तो तीन मेथड हमारे सामने निकल के आते हैं। सर कौन सा? परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिकल मेथड। तीनों आपके सिलेबस में। एक मेथड और होता है आर्क इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना। सुनते रहो सारी बातें, चाहे तो नोट डाउन करते रहो कॉपी के ऊपर, ये जो मैं बता रहा हूं यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कुछ बात बोली जहां फोकस रखना है आपको। देखो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, उस पर फोकस रखना। ग्राफिकल क्वेश्चन के ऊपर जरूर फोकस रखना है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज जहां पे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करे जाएंगे, वो नहीं भूलना है। समझ में आ रही है बात? ठीक, आगे चलूं। ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर तीन चैप्टर होते हैं, डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ जाओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, जहां पे थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन बनी हुई है। अब वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन है, ढंग से सुनना, ठीक है, वो कंफ्यूजन मैं यही बता देता हूं आपको, जरा एक सेकंड रुको जरा, देखें। वो कंफ्यूजन है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया हमारा, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। मैं इसको कराता हूं अलग से, ठीक है, अलग से बताता हूं मैं इसको, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है, इधर आओ। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया। अब जरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सुन लो, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ढंग से सुनना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अभी आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा मैं, अभी आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा मैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बोले तो इसके अंदर दो अप्रोचेस आती हैं, ठीक है, सब लोगों को पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच है हमारे सामने कार्डिनल, ठीक है, और एक हमारे सामने ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। अब जब हम बात करते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल की, तो आप जरा सिलेबस उठा के देखो, ठीक है, लो मैं आपको दिखा देता हूं। आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिया गया है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करी गई है और किसी चीज के बारे में बात नहीं करी गई है, ठीक है। आओ जरा चेक करें, देखो इधर आओ, इंफॉर्मेशन पे जाओ, सिलेबस पे जाओ, क्योंकि सिलेबस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। सिलेबस हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि हमें मूव क्या करना है। अगर मेरे को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो डायरेक्शन क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं, देखो यहां खुल गया कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड के अंदर, देखो ढंग से देखना, ठीक। ये देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उसके अंदर मीनिंग दे रखा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू, यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू। और उसके अंदर भी क्या दे रखा है? वन कमोडिटी और टू कमोडिटी। अब मैंने ये बात क्यों दिखाई? क्योंकि मैं यहां पे यही बात करने जा रहा था, मैं यही बात करने जा रहा था, आपको दिखा दी मैंने। तो यानी आपको ऑर्डिनल अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, कार्डिनल अप्रोच है। और कार्डिनल अप्रोच के अंदर आपको दोनों केसेस पढ़ने हैं डिटेल के अंदर, ध्यान रखना। वन कमोडिटी केस भी पढ़ना है, ठीक है, वन कमोडिटी केस, ठीक है, और टू कमोडिटी केस दोनों पढ़ने हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कमोडिटी केस। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं, ठीक है। हाँ, तो वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस दोनों अच्छे से पढ़ने, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हो गया। अब सुन लो क्या क्या पढ़ना है। यूटिलिटी पढ़ोगे, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, दोनों के बीच की रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ोगे, उसकी अजम्पशंस पढ़ोगे, फिर वन कमोडिटी केस पे आओगे, फिर टू कमोडिटी केस पे आओगे। ये इक्विलिब्रियम है, उसके साथ साथ दोनों की डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी करोगे, ध्यान रखना। ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर है। ऑर्डिनल अप्रोच भूल जाओ, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात ही नहीं करी गई है। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में बात ही नहीं करी है, बजट लाइन के बारे में बात ही नहीं करी है। तो हम कहां तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे? ठीक है, कार्डिनल अप्रोच तक, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अब आ जाओ यूनिट नंबर 3 पे, जहां पे कम से कम 5 या 6 चैप्टर हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, है ना। तो 6 चैप्टर हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन चैप्टर की बात कर लेते हैं, है ना। अब अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो देखो प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको मीनिंग जानना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है ना। तो प्रोडक्शन और फैक्टर जो किसको अफेक्ट करते हैं? प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। फिर आपको पता है यहाँ पे दोनों आएंगे, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, लॉन्ग रन भी। पहले 11th में जो आप पढ़ते थे वहां सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ते थे, लॉन्ग रन नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे लॉन्ग रन आपको पढ़ना है, एडिशनल है वो आपके लिए, ठीक है।
तो यानी क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन के अंदर लगता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और लॉन्ग रन के अंदर लगता है रिटर्न्स टू स्केल। आपको दोनों पढ़ने, ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट रन, ठीक है। तीनों स्टेजेस पढ़नी है, इंक्रीजिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। और यहां पे भी आपको तीनों टाइप के रिटर्न्स पढ़ने हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थॉरली बताता चल रहा हूं, ये प्रोडक्शन हो गया आपका। उसके बाद आते हैं हम कॉस्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट के अंदर भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देके जाऊंगा मैं। देखो आपको क्या क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट करनी है, मैं यहां लिख दूं तो टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट पढ़नी है, सारी की सारी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, ठीक है, सोशल कॉस्ट, ये सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। एक एडिशनल टॉपिक और ले लो, बोला तो नहीं है बट ले लो क्योंकि लॉन्ग रन दे रखा है, आप एलएसी जरूर पढ़ लेना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बात खत्म, ये पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, ये सारी कॉस्ट पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये मैंने सारी बता दी, कुछ मैंने एडिशनल और दे दिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, ये भी आपको करनी है, ठीक है। हाँ क्लियर है भाई, हाँ। उसके बाद लिखा है कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन, ठीक है, शेप्स कर लेना, रिलेशनशिप कर लेना, इन सब चीजों के बीच की रिलेशनशिप भी है वो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर कर लेना कॉस्ट के, न्यूमेरिकल्स, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाई अलर्ट पे मेरी तरफ से, हाई अलर्ट पे, है ना। तो मैं डिटेल्ड एनालिसिस बता रहा हूं आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक वाइज बताता हुआ जा रहा हूं, नोट डाउन करते रहो सारी की सारी चीजें। सर फिर रेवेन्यू आ जाता है माइक्रो के अंदर, तो माइक्रो के अंदर जो रेवेन्यू आता है वो सिंपल है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन दे रखा है, परफेक्ट कंपटीशन, बस आपको क्या पढ़ना है, आपको रेवेन्यू पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर तीन ही रेवेन्यू आते हैं, टीआर, एआर और एमआर, तीनों पढ़ने हैं आपको, समझ में आ गई बात। और कौन से मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर डिटेल्ड में पढ़ने हैं, ठीक है, ग्राफ भी बनाने हैं उनके, स्केड्यूल भी बनाना है उसका, ये सारी बातें करनी है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा नहीं है कुछ सिलेबस में। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर वैसे तो अप्रोच होती है दो, एक होती है टीसी एंड टीआर, है ना, टीसी एंड टीआर, और दूसरी होती है बेटा एमसी एंड एमआर अप्रोच, ठीक है। कौन सी होती है, एमसी एंड एमआर अप्रोच। तो हाईली इंपॉर्टेंट बता दी मैंने एमसी एंड एमआर अप्रोच, और सिलेबस में भी यही दे रखी है। बट दिक्कत क्या होती है, जब तक हम ये नहीं पढ़ते तब तक हमें ये समझ में ही नहीं आती, क्योंकि ये वाली अप्रोच इससे ही डिराइव्ड है। तो जाने ना अनजाने में आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी, तो इसको भी पढ़ना, इसको पढ़ना, जब ये पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगी। सिलेबस में क्या है, एमसीएनएमआर अप्रोच, सिलेबस में क्या है, एमसीएनएमआर अप्रोच, ठीक है। हाँ तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर आपको एमसीएनएमआर अप्रोच करनी है, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है भाई। आगे चलूं, डन है सीन, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सप्लाई चैप्टर, और जैसे सप्लाई चैप्टर आता है तो सप्लाई के अंदर भी जैसे डिमांड के अंदर पढ़ा था, मीनिंग पढ़नी पड़ेगी, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी एक फैक्टर, वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर सप्लाई का स्केड्यूल और कर्व बनाना पड़ेगा, हाँ, और सेम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, सप्लाई पूरा है नहीं, पूरा का पूरा सप्लाई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज मेथड तो पढ़ना ही है, साथ में ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल मेथड ये आपको नहीं पढ़ना पड़ता था 11th में, यहां पे सीयूटी के अंदर क्लियरली बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। सर डिग्रीज पढ़नी है, पढ़नी है। सर मीनिंग पढ़ना है, ये तो ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है, ये पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं। एडिशनल क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करना है, न्यूमेरिकल यहां पे भी है, करने हैं, पहले बता दिया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। सब मैं सीयूटी 2025 के लिए आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में वैसे तो हम 4 मार्केट पढ़ते थे पहले, फिर सिलेबस में सीबीएसई ने हटाए, तो सीबीएसई ने हटा दी, तो एनटीए ने भी सिर्फ एक ही दिया है आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मीनिंग बेटा और फीचर्स, चाहे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, प्राइस टेकर होती है फर्म और यूनिफॉर्म प्राइस रहता है, ये सारे आपको फीचर्स के फीचर्स पढ़ने हैं, क्लियरली लिख दिया यहाँ पे मैंने।
हाँ, समझ में आ गई बात। और मैंने एक नोट भी डाला है यहाँ पे कि ओनली परफेक्ट कंपटीशन इज इन सीयूटी सिलेबस, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी पे बेस्ड, ठीक है। हाँ, तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली या डुओपोली मॉडल, ये सारे के सारे नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, इनको हटा दिया गया है, एनसीईआरटी में से हटा दिया गया, ध्यान रख लेना, तो आपको भी नहीं पढ़ने, ठीक है। हाँ जी। और यहां पे आके फिर हम आ जाते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन पे, जो इसी मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के साथ ही हमें पढ़ना पड़ता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पढ़नी है, जो आप पता है कहां पढ़ोगे, मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर, यहां पे इस वाले टॉपिक के अंदर, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में इक्वल होती है, यहां पढ़ोगे। उसके बाद क्या होता है, हमें काफी सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो ठीक है, आपको सारे डायग्राम बनाने इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई के और साइमल्टेनियस चेंजेस के, साथ ही साथ में एक्सेप्शनल केसेस भी करने हैं मेरी तरफ से, पहले बता दिया, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं, जब हम ये पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, तो फिर क्या होता है पता है, इसकी एप्लीकेशंस कराई जाती हैं। भैया ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं, ये प्राइस डिटर्मिनेशन रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो इसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बोलते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार कहाँ यूज करती है इसको, बेटा प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग, ठीक है, प्राइस सीलिंग पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, शॉर्टेजेस, ब्लैक मार्केटिंग, क्यूइंग और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो मैंने आपको बोला वो आपको पढ़ना है। सेम प्राइस सीलिंग के साथ एक एप्लीकेशन फ्लोर प्राइस की भी है, या प्राइस फ्लोर, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू इसको पढ़ना है। तो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, बफर स्टॉक होता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये सारी बातें आपको इसके अंदर पढ़नी है फ्लोर प्राइस के अंदर। और यहीं पे खत्म नहीं होती हैं चीजें, ठीक है, एक नई चीज आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। हाँ, ये रैशनिंग वगैरह तो पढ़नी है, इसके अंदर ही था टॉपिक रैशनिंग का भी, ठीक है। हाँ, बट मेन बात है ये, मेन बात है फैड, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, ठीक है, अमर्त्य सेन की, ठीक है, नोबेल लॉरेट थे इंडिया से, अमर्त्य सेन, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, फैड थ्योरी, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, वो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, थ्योरी बाय अमर्त्य सेन, ठीक है, पढ़नी है, सिलेबस के अंदर है। समझ में आ रही है बात, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूं मैं आपको, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक। यहां पे जैसे आ जाओगे, माइक्रो खत्म, अब माइक्रो खत्म तो मैक्रो चालू, ठीक है। और मैक्रो चालू तो आप लोग बोलोगे सर मैक्रो तो हम झेल लेंगे, क्योंकि हम कहां पे पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं सर 12th के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सर सोचते हो सर ये सारी चीजें हम कहाँ करेंगे, कहाँ, तो देखो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये सारी चीजें पेड बैचेस के अंदर मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी की सब चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको। बस क्या करना है, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, हाँ ये रहा, और बहुत ही सिंपल, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी और पीजी कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे सीयूटी यूजी दिख रहा है, तो यहाँ पे सीयूटी के क्रैश कोर्सेज दिख रहे होंगे आपको, और क्रैश कोर्सेज के अंदर बेटा हमारा न्यू बैच आ चुका है, ठीक है। देखो कॉमर्स डोमेन की बात करें, ठीक है, देखो ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, तो जिनके पास है तो वो आ सकते हैं, वो ह्यूमैनिटीज का बैच लेके, ठीक है, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इकोनॉमिक्स तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स वालों को भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको प्रतिज्ञा 2.0 आ चुका है, बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, ये बैच न्यू स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई जाएगी, लास्ट अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा, 30 दिन से भी कम दिन हम लोगों के पास बचे हुए हैं। तो इस पर क्लिक करना है हमें, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसका प्राइस जो भी आ रहा है इस पर डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे जाओ मोर ऑफर्स के अंदर, और सबको बेटा कोड पता है ऑलरेडी, अमानसर का कोड क्या है, A111 आप A111 अप्लाई करो, ठीक है। हाँ, जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको देखो 30% का ऑफ मिल जाएगा, 30% का ऑफ मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैं वहां पे करा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। आ जाओ जरा दोबारा से मैक्रो पे आ जाओ। अब जैसे मैक्रो की बात करते हैं तो आपको पता है बेटा सबसे पहला आता है नेशनल इनकम। क्या आता है, नेशनल इनकम। और जैसे ही नेशनल इनकम आता है तो नेशनल इनकम के अंदर हमें लगता है कि सर कि 12th के अंदर जो पढ़ के आए वही है, वो है, उसका थोड़ा सा एडिशनल पार्ट भी है, ठीक। अब आपने क्या क्या पढ़ा है मीनिंग पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा है सर, माइक्रो मैक्रो के बीच का वहां पे भी डिफरेंस करा था, यहाँ पे भी डिफरेंस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे, ये थोड़ी बहुत बातें देखनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा, बट सिर्फ 2 सेक्टर के अंदर पढ़ना है, जहां पे स्टॉक और फ्लो क्या होता है पूरा का पूरा पढ़ना है, लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं सब पढ़ना है, जो हमने 12th में पढ़े हुए, ये इंटैक्ट है सिलेबस, ठीक। अभी बता रहा हूं एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। हाँ सर, हमने वहां पे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी करा था, और दोनों पे करा था, मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी, यहाँ पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद सर, उसके बाद क्या,
उसके बाद हमने अच्छा कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स और देखने। अब मेन बात सुन लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। सर हमने ये बात 12th के अंदर नहीं पढ़ी जो यहाँ पे हमें पढ़नी है। यहाँ पे बेटा आपको कुछ एडिशनल इनकम्स कैलकुलेट करनी है। एक नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे दो होती है, देखो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़नी है, कैसे कैलकुलेट होती है। सर प्राइवेट इनकम निकालनी पड़ेगी, हाँ पर्सनल इनकम और पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 4 इनकम्स आपकी एक्स्ट्रा हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़ी, यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। देखा, यही तो मैं बोल रहा हूँ एडिशनल टॉपिक क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए पेपर के अंदर। क्योंकि अच्छा सीयूटी के अंदर दिक्कत पता है क्या है, सीयूटी के अंदर दिक्कत ये है कि आपने एक क्वेश्चन गलत करा नहीं, आप धड़ाम से 1000 रैंक नीचे गिरोगे और आपके हाथ से कॉलेज गया। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा टारगेट 250 में से 250 का रहना चाहिए, वरना भूल जाओ यार, वरना भूल जाओ कैंपस नहीं मिलना। 250 में से 250 का टारगेट लेके चलना है हम लोगों को, तब जाके हमें नॉर्थ कैंपस मिलना है, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, और टाइम है बहुत ज्यादा कम, बच्चे ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। इधर सुनो मेरी बात। उसके बाद आता बेटा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो मेजरमेंट के अंदर तीनों मेथड हमने पढ़े, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारे आपको पढ़ने हैं जो हम ऑलरेडी 12th के अंदर कवर करके आए हैं, ठीक है। लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, पहले बता दिया, ठीक है। सर फिर एक और यूनिट जो 12 नंबर की आती थी, याद है 12th के अंदर, यहां पे भी पढ़नी है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। ये इंटैक्ट वैसी है पूरी की पूरी, वही आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़नी है जो मैंने पढ़ाया था 12th के अंदर, है ना। अच्छा उसके बाद वही उसके कंपोनेंट पढ़ने एडी के चारों, है ना। फिर एग्रीगेट सप्लाई पढ़नी है इसके अंदर, ठीक, एडी और एएस हो गया। उसके बाद हम वही कंजम्पशन फंक्शन वगैरह सारी चीजें वही पढ़नी है ना। तो उसके अंदर आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस और दोनों के बीच की रिलेशनशिप, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पढ़ने, हाँ पढ़ने हैं सर फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़नी है, आपको पढ़नी है एडी और एएस से और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, दोनों से आपको ये पढ़नी है, ठीक है। मेन बात हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब तो समझ गए होगे, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो वही जो हमने 12th में पढ़ा था मॉडल, वही हमारे सिलेबस के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, हाँ है के, ठीक है, हाँ के हमारे सिलेबस के अंदर है सर, उसकी वर्किंग है, वर्किंग भी पढ़नी है आपको और रिलेशनशिप भी पढ़ना है एमपीसी से और एमपीएस से, ठीक है। हाँ उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड भी आ जाती है ना, और उनके पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट इट, देखो यहाँ लिखा होगा मेजर्स टू करेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर भी 2 पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, दोनों आपको पढ़नी है, मॉनेटरी मेजर्स भी पढ़ने हैं, फिस्कल मेजर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। और वहां पे आगे खत्म हो जाएगा आपका इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, बेटा उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। अब जरा ढंग से सुन लेना, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है। बार्टर सिस्टम पूरा पढ़ना है और इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ना है, ध्यान रख लेना, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। कि बार्टर से हम कमोडिटी से मेटल, फिर पेपर और फिर किस पे आ गए, बैंक पे, ठीक है। हाँ ये सारी बातें आपको पढ़नी है। सर मनी के फंक्शंस दोनों प्राइमरी सेकेंडरी, कंटिंजेंट नहीं पढ़ने, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आईएससी बोर्ड वाले ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, तो जब वो पढ़ लेते हैं तो आप भी पढ़ लेना, दिक्कत क्या है, ठीक है। हाँ कंटिंजेंट फंक्शन, तो वैसे सिलेबस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कंटिंजेंट पढ़ लेना, मेरी तरफ से पढ़ के जाना भैया कंटिंजेंट फंक्शन, ठीक है। हाँ उसके बाद सर बैंकिंग पे आ जाते हैं। बैंकिंग के अंदर वही 2 बैंक, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक और उसके सारे के सारे फंक्शन जो हमने 12th के अंदर पढ़े हैं, चाहे वो इशूइंग करेंसी हो, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट हो, बैंकर्स बैंक हो, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो, कस्टोडियन हो, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हो, ये सारे फंक्शंस आपको पढ़ने जो आपने किस में पढ़े हैं 12th के अंदर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी दिक्कत हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। डिटेल में पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी आगे चले। उसके बाद आते हैं बेटा कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर देखो वहां पे क्या होता था, जब हम 12th के अंदर पढ़ते थे तो हम सिर्फ एक ही फंक्शन पढ़ते थे, क्रेडिट क्रिएशन का। यहाँ पे सारे फंक्शन पढ़ लेना, पहले बता रहा हूँ सारे फंक्शन। सर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, और एडवांसिंग लोन्स फंक्शंस, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है, ओवर ड्राफ्टिंग फंक्शन, ये सारे पढ़ने, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे पढ़ के जाने हैं। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, क्रेडिट क्रिएशन। पहले बता दूं क्या आता है क्रेडिट क्रिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या बनता है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है भाई। हाँ जी पढ़ के जाना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ नई चीज यहाँ पे एडिशन दिख रहा होगा आपको, जो है एडिशन, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे थोड़े मेजर चेंजेस हैं। सर मेजर चेंजेस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पता है क्या कर रहे हैं, रीसेंट रिफॉर्म्स जो हुए हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, और जो इश्यूज हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो आपको पढ़ना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे, सर ये कहाँ से पढ़ें? सर हमारे पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है। तो रिसोर्स मैं हूँ, बताया ना मैंने, रिसोर्स तो मैं हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मैंने आपको बैच बता दिया है, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बिना देर करे हुए जल्दी से उसके अंदर आ जाओ, ताकि हमारे पास जो टाइम कम बचा है हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते रहें। आपका एक दिन भी सोचना आपको बहुत सारे बच्चों से पीछे कर देता है, समझ रहे हो बात? और जब बात हमारे करियर की आती है, जब हमारे करियर की आती है कि भाई हमारे जो 3 साल आगे के हैं, फिर आगे वहाँ से हमारी प्लेसमेंट होगी किसी अच्छे कंपनी के अंदर, तो उसके लिए अगर आप इतना डिले कर रहे हो तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, प्रतिज्ञा 1.0 तो चल ही रहा है हमारा, प्रतिज्ञा 2.0 लेके आए उन स्टूडेंट्स के लिए बेटा जो कहीं ना कहीं अभी एग्जाम्स में इन्वॉल्व थे, एनरोल नहीं करा पाए थे, अब उनकी क्वेरीज आ रही हैं, तो उन लोगों को हम चाहते हैं कि जल्दी से आप लोग एनरोल कराओ, ठीक है, और बैच के अंदर आओ बेटा। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा 100% टाइलर तो हम ही देते हैं हर बार, इस बार भी हम ही देंगे, ठीक है। तो इधर आओ, तो कुछ नहीं करना, आप इधर जाओ, मैंने आपको मोर ऑफर का बता दिया है, ठीक है। कोड क्या है आपके सामने, ठीक है, कोड है 8111 यूज करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। आपको कितना 30% ऑफ मिलना ही मिलना है, 30% ऑफ मिलना ही मिलना है, ठीक है भाई। इधर आ जाओ जरा। सर अब है क्या ये थोड़ा सा बताओ। रीसेंट रिफॉर्म्स और इंडियन इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला आ जाता है प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का, ठीक है, हाँ, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब बेच देना, सरकार ने अपनी पीएसयूज बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी। पहले तो प्राइवेटाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या पढ़ना है, मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे नेशनलाइजेशन भी आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको नेशनलाइजेशन के बारे में भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो दोनों फेजेस है नेशनलाइजेशन के वो भी बताऊंगा, ठीक है। सर उसके बाद डिजिटल बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं वो, और फिनटेक इंटीग्रेशन भी देखना पड़ेगा, और एनबीएफसीज भी देखनी पड़ेंगी, एनबीएफसीज जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बैंकिंग के अंदर इश्यूज क्या है बेटा, एनपीएस बन रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रही हैं बैंक्स की, ठीक है, बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन एक चैलेंज बन के आ रहा है। ये सारी बातें आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, मार्केट में कंटेंट है ही नहीं इसके रिगार्डिंग। आगे चलते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये एडिशनल टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग के अंदर। उसके बाद आते हैं बेटा हम गवर्नमेंट बजट में। अब गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी की बात करें तो सेम वही है जो पढ़ के आए हैं। सर कुछ एक्स्ट्रा है, बिल्कुल है, बिल्कुल एक्स्ट्रा, अभी बताऊंगा क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है, टेंशन नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, तो वो मीनिंग और कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है ना सर। कंपोनेंट्स वही रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट जो हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में 12th में भी थे, वो यहाँ पे भी बने हुए हैं एज इट इज, ठीक है। आगे चलते हैं सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स की, टैक्स और नॉन टैक्स, कैपिटल की, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब चीज 12th में करी हुई है, वो एज इट इज इंटैक्ट है, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स जैसा 12th में था सेम अभी भी वैसी है। टाइप्स ऑफ बजट सेम, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी बेटा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट तीनों पढ़ने, और उनकी इंप्लीकेशंस और इनकी इंपॉर्टेंसेस पढ़नी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं ना, ये सब तो पता है आपको ऑलरेडी, मुझे पता है क्योंकि 12th में पढ़ के आया हूं। अब एडिशनल क्या है, डाउन साइजिंग रोल। बेटा जब भी बात करते हैं डाउन साइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट की, तो डाउन साइजिंग का मतलब कम करना है ना। तो सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, वो जो कम हो रही है उसको डाउन साइजिंग बोलते हैं। तो कैसे, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये आपको कुछ नए मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इंप्लीकेशन और इसका इंप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी पे क्या हो रहा है, गवर्नेंस पे क्या हो रहा है, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एडिशनल टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक है, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, क्लियर है। तो डाउन साइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ना है। तो ये मत सोचना सिलेबस एडिशनल नहीं है, काफी सिलेबस एडिशनल है, और पूरे सीयूटी पेपर के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इतने ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं कि एक बुक ही हटा दी, दूसरी लिया है, इतने सारे चेंजेस कर दिए। सिलेबस कम नहीं करा, सिलेबस बढ़ा है,
ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेटा लास्ट चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको पता ही है ना, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट वही है सेम, क्या हमें टाइप्स ऑफ क्या पढ़ने हैं, एक्सचेंज रेट पढ़ने हैं। तो वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों आप पढ़ के, उनके मेरिट और डीमेरिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ जी। और सर कैसे डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट, वो पूरा आपको पढ़ना है, डिटर्मिनेशन, यानी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों पढ़ने हैं, उनके सोर्सेज भी पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इससे रिलेटेड इश्यूज भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सर इश्यूज क्या, इश्यूज जो आपको डेप्रिसिएशन पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सब पढ़ना है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट पढ़ना आपको है, ठीक है। हाँ, तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मेन कंपोनेंट इसके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट भी देखना है। लो पहले बता दूं, इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ आइटम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरर्स एंड ओमिशंस, ये पढ़नी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है एरर्स एंड ओमिशन, क्योंकि एक एमसीक्यू बनेगा इस बार, इस पे गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। फिर सर जो बीओपी सरप्लस डेफिसिट यानी टाइप्स ऑफ बीओपी पढ़ने, ठीक है। बीओपी के अंदर सर ट्रांजैक्शंस होती हैं, सर बीओपी के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया था भाई एक्सचेंज रेट के कुछ इश्यूज हैं, है ना, वो इधर आ जाओ। सर डेप्रिसिएशन पढ़ना है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल क्राइसिस पढ़ना है, ठीक है। हाँ, रोल ऑफ आरबीआई इन स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। और इम्पैक्ट भी पढ़ना है, इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जितना मैंने आपको बताया। मैंने पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करा है, पहले सुन लेना। अगर आप एनटीए का डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे तो डायरेक्ट सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोगों के पास पहुँचे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जितना शेयर करोगे उतनी अच्छी बात है कि किसी नीडी के पास पहुँचे जिसको सही में ज़रूरत है, कि मेरे को जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा, आपको डायरेक्शन नहीं पता, तब तक आप कैसे मूव करोगे। तो डायरेक्शन लेस नहीं होना, पहले डायरेक्शन पकड़ो क्या पढ़ना है और फिर अकॉर्डिंगली मूव करना है। समझ में आ गई बात। मैंने आपको बता दिया, आप हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिज्ञा 2.0 आ चुका है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो चाहे वो कॉमर्स का हो। तो जुड़ना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ज़रा जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए भाई, बाय।